Welcome to Pratham Science Academy classes. And this video we are about to start हम शुरू करेंगे सेकंड सेट 2024 का। ये है सेकंड सेट और कोड है 3121। सो पहला सबसेट सेट 2 का। ओके, इसमें पहला क्वेश्चन है we have to consider the following statements in the context of human eye. So human eye से related यहाँ पे कुछ statements है A, B, C and D और इनमें से हमें सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। पहला है diameter of the eyeball is about 2 by 2.3 centimeter, which is true. Now iris is a dark muscular diaphragm that controls the size of the pupil. ये भी true है। तो ये भी true है और ये भी true है। Now most of the reflection for the light rays enters the eye occurs at crystalline lens. ये false है क्योंकि most of the reflection जो होती है वो कॉर्निया पे हो जाती है। Now why focusing on the objects at different distances? The distance between the crystalline lens and the retina is adjusted by ciliary muscles. ये distance adjust नहीं करता है। जब हम दूर के और पास के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो ciliary muscles कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है जिससे आपका क्रिस्टलाइन लेंस थिक या थिन होता है और उससे फोकल लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। सो दैट मीन्स हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए एंड बी। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। For question number 14, the maximum resistance of a network of five identical resistors of 1 by 5 ohm each can be. आपको चाहिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस नेटवर्क में और मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें तब मिलती है जब आप रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि रेजिस्टर्स को जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो आपकी रेजिस्टेंस होती है सभी इंडिविजुअल रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंसेस का सम। इस तरह से तो यहाँ पर आपके पास है 5 आइडेंटिकल एक जैसे रेजिस्टर्स 1 बाय 5 ओम ईच के। तो इन्हें हम कनेक्ट करेंगे। एक ये रेजिस्टर आपका, ये दूसरा और तीसरा, 4 और 5। इन्हें आप कनेक्ट करोगे सीरीज में एंड टू एंड। तो ये है आपके 5 रेजिस्टर सीरीज में एंड टू एंड फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ ए नेटवर्क। और हर एक रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 1 बाय 5 ओम है। और हमें पता है कि जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी या पूरे सर्किट की जो नेट रेजिस्टेंस होगी वो होगी इन सब का सब 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 जो कि हो जाएगा 5/5 और आपको मिलेगा 1 ओम। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस इनसे जो निकल सकती है वो इनको सीरीज में कनेक्ट करके आपको मिलेगी 1 ओम और वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है, इस पे दिया है वी हैव टू स्टडी द I वर्सेस V ग्राफ। सो I वर्सेस V मींस दिस इज द करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ फॉर थ्री रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 R2 एंड R3 एंड वी हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो ये जो हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। पोटेंशियल जितनी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा करंट। इसका मतलब है कि अगर मैं V वर्सेस I का ग्राफ बनाऊं और उसमें कुछ रेजिस्टेंसेस, सो V वर्सेस I का जो ग्राफ होगा किसी भी रेजिस्टर के लिए वो रहेगी ऐसे स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। मान लो ये एक रेजिस्टेंस है और अगर मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, V वर्सेस I का ग्राफ, ये रेजिस्टेंस R1 का ग्राफ बन गया। ऐसे ही एक और रेजिस्टेंस है, मान लो उसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। सो उसका ग्राफ भी हम बना लेते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। अभी मान लो ये रजिस्टर आपका R2 है, R2 का ग्राफ ये, तो जिसका जितना ज़्यादा स्लोप, ये R1 का स्लोप कितना है और R2 रजिस्टर का जो स्लोप है V वर्सेस I ग्राफ का वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे R2 जो रेजिस्टेंस है वो R1 से ज़्यादा है। लेकिन इस क्वेश्चन में इसको कर दिया गया है रेसिप्रोकल। सो अब जिसका ग्राफ सबसे कम होएगा तो अकॉर्डिंग टू दिस
ये बन गया आपका V, आपका आ गया इधर x एक्सिस पे और करंट आ गया y एक्सिस पे। तो अभी जिसका ग्राफ, इसके ग्राफ का स्लोप सबसे कम होगा उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी। तो ये, तो मान लेते हैं अगर ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये आपका बन गया I वर्सेस V का ग्राफ। तो अभी जिसका स्लोप कम है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो R1 जो है वो R2 से ज्यादा हो। तो यहाँ पे ये I वर्सेस V ग्राफ है, तो R3 का स्लोप कम है, R2 का स्लोप उससे ज्यादा और R1 का सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब R3 रेजिस्टेंस जो है R2 इज ग्रेटर देन R1। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमारी ऑप्शन है ऑप्शन सी। ओके, फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स written the strength of magnetic field produced by current carrying solenoid does not depend upon। तो हमें पता है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड इज closely wrapped insulated copper wire in the form of a cylinder। तो ये है इसकी नंबर ऑफ टर्न्स, ये है आपका सोलेनॉइड। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न्स। क्योंकि एक टर्न में एक बार करंट आपका फ्लो करेगा तो उतनी मैग्नेटिक फील्ड फिल करेगा, जितनी आप टर्न्स ऐड करते जाओ उतनी मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप होती जाए। तो ये तो इस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट पे डिपेंड नहीं करता है आपकी। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाएगी बाय द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सो इस पे डिपेंड नहीं करता है, रेडियस ऑफ सोलनॉइड पे डिपेंड करता है। क्योंकि इससे आपका सोलनॉइड का साइज बढ़ेगा और जो नंबर ऑफ टर्न्स है, जो कॉन्सेंट्रिक आपकी जो टर्न्स है यहाँ पे, नॉट कॉन्सेंट्रिक, जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो उसका साइज बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो मटेरियल ऑफ द कोर ऑफ द सोलनॉइड, यस, इस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप इसमें कोई मटेरियल जैसे कि सॉफ्ट आयरन डाल देंगे तो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे डिपेंड नहीं करती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट से आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जो है चेंजेस मिलेंगी। सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। सो बी, इट डज नॉट मीन्स that B is the correct option। It does not depend upon the direction of flow of current through it। Okay, next question के लिए which is assertion and the reason based question। The assertion says that myopic eye cannot see distant objects distinctly, which is true। क्योंकि जो मायोपिया है उसे हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, और नियर साइटेडनेस का मतलब है यू कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। आप नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देख सकते हो, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स यानी कि डिस्टेंट, फार अवे ऑब्जेक्ट्स जो है आप नहीं देख सकते। तो ये ट्रू है। और इसकी करेक्शन, मायोपी की करेक्शन के लिए कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस, जो रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करते हैं। जितनी भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी उन रेज ऑफ लाइट को ये कन्वर्ज करते हैं, जो कि हम यूज करते हैं फॉर द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। तो मायोपिया के लिए हम यूज करते हैं आप डाइवर्जिंग लेंस। ये कन्वर्जिंग नहीं है, यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस आएंगे, और डाइवर्जिंग लेंस होते हैं कनकेव लेंसेज। ये लेंसेज यूज करते हैं, ये कनकेव लेंसेज आर कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंसेज। तो यहाँ ये रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करते हैं। तो ये आपकी ऑप्शन अजीजन जो है ये फॉल्स है। इसका मतलब है हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी ये है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 की करेक्ट ऑप्शन है सी। असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन आर फॉल्स है। सो क्वेश्चन नंबर 19 की करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और इस रीजन इसका इसके साथ रीजन का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दीज आर टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स। सो assertion is true and reason is false। Okay, for question number 20, let's read out the version A. Now, the deflection of a compass needle placed near a current carrying wire decreases
व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड, ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जो आपकी मैग्नेटिक कंपास है उसके ऊपर, जो मैग्नेटिक कंपास के ऊपर जो मैग्नेटिक निडल है उसकी जो डिफ्लेक्शन है, मान लो आपकी मैग्नेटिक निडल ये है विद नॉर्थ एंड साउथ, और इसको हम रखते हैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, और करंट फ्लो कर रहा है मान लो इस डायरेक्शन में, और लेट्स से इसमें, तो जैसे जैसे आप इसमें करंट बढ़ाओगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो वो ज़्यादा फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, और इसकी डिफ्लेक्शन जो है वो बढ़ेगी, डिक्रीज नहीं होगी, इसकी डिफ्लेक्शन बढ़ेगी। तो इफ इट इज डिफ्लेक्टिंग टूवर्ड्स दिस साइड, तो ये डिफ्लेक्ट होके फिर इधर को आ जाएगी, इधर को और ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी, और ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी इधर को, तो ये फॉल्स है। Now the reason the strength of the magnetic field at a point due to a current carrying conductor increases on increasing the current in the conductor. अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पे ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीज होगी अगर आप करंट को बढ़ाओगे, विच इज ट्रू, सो दिस इज ट्रू, सो assertion A is false and reason R is true। और अगर आपको चूज करना है चार ऑप्शंस में से तो आपकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। For next question, that is question number 24, we have to state two laws of refraction of light. So what is the refraction of light and what are the laws of refraction? Uh, so let me explain this. Let's say this is a glass slab, ये glass slab है, और यहाँ पे हमारे पास एक मीडियम है एयर, so this is medium air and this medium is, let's say this is glass slab। ओके, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सेज व्हेन कोई भी लाइट जब ऑब्लिकली इसके ऊपर गिरेगी, इंसिडेंट होएगी, तो यहाँ पे बनाएंगे हम, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है, और ये है आपकी इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, और ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम बनाएंगे नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर रहेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये है आपकी नॉर्मल। तो यहाँ से जो इंसिडेंट रे है इसकी स्पीड ग्लास में आके कम हो जाएगी, तो ये इस तरफ को इस तरह से बेंड हो जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरफ को बेंड कर जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। और फिर अब ये पहले ये एयर से ग्लास में प्रोपेगेट करेगी, फिर ये ग्लास से वापस एयर में जाएगी, फिर यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, फिर यहाँ अगर हम नॉर्मल बनाए तो इस नॉर्मल विल बी एयर, इस नॉर्मल को देते हैं एन डैश, और यहाँ पे फिर पहले इसकी स्पीड डिक्रीजेस व्हेन इट कम्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, और फिर ग्लास से वापस में एयर में जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी, so it will move, it will bend away from the normal। ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होते हैं, तो ये हो रही है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन it goes from one medium to another medium। So जब ये ऑप्टिकली डेंस रेयर से डेंसर में जाएगी it will bend towards the normal, और ये जब ये डेंसर से रेयर में आएगी it will bend away from the normal। तो ये है आपका रिफ्रैक्शन। लेकिन हमसे पूछे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है इस इंटरफेस के, ट्रांसपेरेंट मीडिया, ये ट्रांसपेरेंट मीडिया है एयर और ग्लास, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे, जैसे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होता है। ओके, दूसरा लॉ ये बोलता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का अगर हम साइन ले लें टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर ये मान लो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसका भी साइन ले और दोनों का रेशियो निकालें, तो वो एक कांस्टेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो ये है दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट में पूछा है डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। मान लो हमारे पास मीडियम है ग्लास, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रहेगा, जो पहला जो मीडियम रहेगा वो आपका एयर या वैक्यूम ही रहेगा। तो इसको जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे हम लिखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मीडियम है यहाँ पे ग्लास, तो ये एन एम लिखेंगे और यहाँ पे सबसे डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो कि रहता है सी टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसे हम लेंगे वी। तो ये है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर रहती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। So this is the definition of absolute refractive index of a medium, which is the ratio of speed of light in air और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, और ये है उसका फॉर्मूला। नेक्स्ट आपसे पूछा है ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जो आपकी रे ऑफ लाइट है इट एंटर्स फ्रॉम, ये द रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास। अब ये जो ग्लास है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लो ये ग्लास लैब है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन जी वो है आपका 1.5। So absolute refractive index of glass is 1.5 means that कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में और जो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में, स्पीड ऑफ लाइट एयर में या वैक्यूम में 1.5 टाइम्स है देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। दैट इज द मीनिंग ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स equal to 1.5. Now we have to find the speed of light in the glass, speed of light in vacuum। आपको फाइंड आउट करनी है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास इज अ मीडियम, सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज वी जी। ओके, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे रखी है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये है, तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू सी बाई वी एम। यहाँ जो मीडियम है वो है ग्लास, सो आई एम गोइंग टू रिप्लेस m विद g, और ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो कि है 1.5। सी है आपका 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास आ जाएगा 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 1.5। तो ये बन जाएगा 2, सो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। For question number 25, you have to use Ohm's law to determine the potential difference across the 3 ohm resistor in the circuit shown in the following diagram when key is closed. Key is closed means that the current is drawn, मतलब करंट जो है वो अब फ्लो करने लग गया है। Okay, so current flows from positive to negative. So this is the direction of the current. Now these resistors are connected in series. So resistors are connected in series. That means ये सभी रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है क्योंकि इस रजिस्टर का एंड इस रजिस्टर के एंड के साथ और इसका एंड इसके साथ कनेक्टेड है। सो द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, तो दैट मींस दीज रजिस्टर्स आर इन सीरीज। इसका मतलब है कि हर एक रजिस्टर में उतना ही करंट जाएगा, सेम करंट जाएगा जो कि सर्किट में है। सो लेट्स फाइंड आउट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट रहेगी 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, ये है आपका 6 ओम। तो ये है आपका करंट, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट की given by the battery is 2। So we know that V is equal to I into R according to Ohm's law। So I आपको मिल जाएगा आपका V, ये है रेजिस्टेंस इन पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो I हो जाएगा V अपॉन R बाय S। V is 2, नाउ रेजिस्टेंस इन सीरीज इज 6, तो ये हो जाएगा 1/3 एम्पियर। अब हमें फाइंड आउट करनी है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस, इस रजिस्टर के क्रॉस। तो इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस लेंगे और इसके क्रॉस जो करंट जो होगा वो यही रहेगा। करंट इसके इसमें जो करंट जाएगा वो यही करंट जाएगा जो कि सारे, क्योंकि सभी रजिस्टर सीरीज में है तो सभी में करंट जो है वही होगा जो पूरे सर्किट में है, सभी में करंट सेम रहेगा।
तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। सो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। वी हमें निकालनी है, इसकी आई आपका 1/3 है और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 3। सो 3 और ये मिल जाएगा 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर इज 1 वोल्ट। For question number 31, part A, we have to define the term power of accommodation of human eye. So power of accommodation human eye की है ability. So this is the definition of power of accommodation. So power of accommodation is the ability of the human eye to, or the lens by the human eye to adjust its focal length so as to see the near and the far away objects. So we can say this is the power of accommodation. So power of accommodation is the ability of human eye to see the nearby and distant objects. So this is the definition of power of accommodation. और इसमें अगर if you want to add, आप लिख सकते हैं to see nearby and distant objects. It's called power of accommodation. And write the name of the part which plays a major role in the process of accommodation. अब आई लेंस तो फोकल लेंस को एडजस्ट करेगा टू सी द नियर बाय एंड द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, बट आई लेंस इज हेल्ड बाय द सिलियरी मसल्स। जो आपका आई लेंस है दैट इज हेल्ड बाय द सिलियरी मसल्स। ये है सिलियरी मसल। तो जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये लेंस जो है इट बिकम्स थिक और थिन। ये थिक और थिन हो जाता है। So when the ciliary muscles contract, this eye must lens becomes thick. जब ये ciliary muscles contract होंगी, मतलब ये नीचे को आएगी, तो आपका जो लेंस है it becomes thick. So जब ये ciliary muscles contract होंगी तो आपका जो लेंस है ये आपका थिक हो जाएगा, ऐसे कुछ इस तरह से। और ये इसके थिक होने से फिर इसकी फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। और जब हमने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो सिलियरी मसल्स इस लेंस को, सिलियरी मसल्स रिलैक्स करेंगी तो ये लेंस हो जाएगा थिन, मतलब सिलियरी मसल्स इस लेंस को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, थिन हो जाएगा और पतला हो जाएगा। पतला होने से आई लेंस बिकम्स थिन और उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज होगी एंड वी आर एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर के ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। So अगर write the name of the part of eye which plays a major role, so major role plays the ciliary muscles, and explain what happens when human eye focuses on the nearby and the distant objects. So you have to explain the whole process. While focusing on nearby objects, ciliary muscles contract, eyelids becomes thick, focal length decreases, and while to see the distant objects, ciliary muscles relax, eyelids becomes thin, and its focal length increases. This should be your answer. For question number 31st, part B, we have to draw a ray diagram to show the formation of a rainbow in the sky. And on this diagram, we have to mark A where dispersion of light occurs, B where internal reflection of light occurs, and C where reflection of light occurs. And all this happens in a raindrop. So हमें rainbow नहीं बनाना है. We have to show how rainbow is formed using these phenomena, and all these happens और ये सभी होते हैं raindrop के अंदर. So raindrop actually it acts like a prism for the dispersion of light. ये है raindrop, and we have to mark where dispersion of light takes place. So first, let's say this single ray enters of white light. अब इसकी होएगी dispersion. So इसकी dispersion मतलब यहाँ से निकलेंगे आपके 7 colors. So I'm just going to mark 1 or 2. So let's say ये आगे आपके, ये हो गया आपकी डिस्पर्जन। और लेट्स से दिस इज वायलेट इंडिगो ग्रीन, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड, उसकी इसके बीच में 7 कलर्स हैं।
So this is where the dispersion of light takes place. So A is where the dispersion of light takes place. उसके बाद है इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब अब ये लाइट रिफ्लेक्ट होके बाहर नहीं जाएगी, इसी रेन ड्रॉप में रिफ्लेक्ट हो जाएगी अंदर की तरफ, तो ये होगी इसकी रिफ्लेक्शन सॉरी, ये होगी रिफ्लेक्शन। तो रेड आ गया आपका इधर और वॉयलेट आ गया इधर, ये होगी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के, सॉरी, दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये है आपका बी, जहाँ हो रही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ हो रही है डिस्पर्जन। सो ये है डिस्पर्जन और ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ रिफ्लेक्शन, इसके बाद जब ये बाहर को निकलेंगी तो यहाँ हो जाएगी इनकी रिफ्लेक्शन। So this is refraction, that is the ray of light they bends. तो यहाँ हो जाएगी refraction, तो ये है point C where refraction occurs. So I have marked point A for dispersion. ये है आपका rainbow का diagram. Now list two necessary conditions. So necessary conditions के लिए raindrops should be in the atmosphere. और दूसरी condition ये है, so two conditions is, first condition is the presence of tiny water droplets in the atmosphere which acts as prism. So this tiny water droplets acts as tiny prisms. और दूसरी जो नेसेसरी कंडीशन है वो है सन शुड बी एट द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर। जो आपका ऑब्जर्वर है, अगर रेनबो इधर देखना है इसने, तो सन इसकी पीछे बैक की तरफ होना चाहिए, यहाँ सन होना चाहिए इसके पीछे। सन शुड बी एट द बैक of the observer, that is behind the observer. These are the necessary conditions for the rainbow to occur. For next question, that is question number 32, we have to draw a diagram to show the pattern of magnetic field lines on a horizontal sheet of paper due to a straight current carrying conductors with center and carrying current vertically upwards. तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट वर्टिकली अपवर्ड्स जा रहा है। तो let this be a straight current carrying conductor जिसमें current जा रहा है vertically upwards. So this is the direction of, let's say, the current I. Okay. Now we have to show the pattern of magnetic field lines on a horizontal sheet of paper. तो magnetic field lines जो रहेंगी वो होंगी in the form of concentric circles. तो magnetic field lines अगर हम बनाएं तो वो होंगी in the form of concentric circles. एक and we have to mark them on a horizontal sheet of paper. तो ये बना देंगे हम horizontal sheet of paper। ये है आपकी pattern of magnetic field lines और इन्हें हमने बनाना है horizontal sheet of paper। तो हम बना लेते हैं, ये horizontal sheet of paper है, मान लो horizontal sheet of paper पे मैंने बना लिया। ओके, so these are marked on a horizontal sheet of paper। ये मान लेते हैं ये है horizontal sheet of paper। अब सो इसमें दिया है करंट की डायरेक्शन जो है वो वर्टिकली अपवर्ड्स है, तो करंट की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड्स है। और ये है आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट, दिस इज straight current carrying conductor. Now mark what the direction of current. So we have marked direction of the current, the corresponding magnetic field lines. We have marked the corresponding magnetic field lines. Straight right hand thumb rule. So right hand thumb rule बोलता है when a current carrying straight conductor is being held in right hand, so the thumb points towards the direction of the current. अब हमें राइट हैंड से करंट की डायरेक्शन में रखना है थंब, और अगर हम करंट की डायरेक्शन में रखेंगे थंब, तो जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्ल करेंगी वो डायरेक्शन होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी जो फिंगर्स हैं वो कर्ल करेंगे इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहाँ मार्क कर देंगे दिस इज द direction of magnetic field। Okay, and so check whether the directions marked by you are in accordance with this rule or not. So make sure that whenever you have to use your
this right hand and make sure the current is in the direction, thumb is in the direction of the current, and on according on the horizontal sheet of paper, this is the direction in which the fingers are curved. So this is the direction. So I have marked according to this, and we have to check where the directions of the current and the magnetic field they are in accordance with this rule or not. That is the right hand thumb. Okay, for next question is given that upper half of a convex lens के upper half को इस cover किया है black paper से. We have to draw a ray diagram to show the formation of image of an object at a distance of 2f from such a lens, and then mention the position and nature of the image formed. We have to write down the observable difference in the image obtained if the lens is uncovered, and we have to give the reason for that as well. तो सबसे पहले हम बनाते हैं रे डायग्राम when object is placed at 2f. So let's say this is the convex lens. ये है convex lens और this की principal axis, let this be the principal axis, और ये है इसका optical center, and let this be first principal focus, let this be f1 and 2f1, f2 and 2f2. Now the object is placed at a distance of 2f. So let's say this object is denoted by AB and it's placed at 2f. For in the first case, we are not going to cover the lens, and let's see how the image is formed. So the image will be formed. Let's draw a parallel line that will go through the second principal focus. And if a line is drawn through the optical center, that will strike this here, और ये आपकी जो इमेज बनेगी ये भी बनेगी 2f2 पे. So this is exactly where the image is formed. So you can mark this accordingly. So this is A dash, B dash, and it's formed at the center of the region, 2f2. Okay, now so let's give the direction to the rays of light, otherwise half marks will be deducted for each of these. Okay, this is how the image is formed when the lens is uncovered. Okay, now let's cover the upper half of the lens. So I'm going to copy this image. I'm going to copy the same image, and this time I'm going to cover the upper half of the lens. So if the upper half of the lens is covered, that means now the rays of light cannot pass through the upper half. So now the upper half of the lens is covered. So now we don't have these rays of light. This upper half is covered. Okay, the object okay, now that means now the rays of light will only pass through the lower half, and through the lower half let's draw some rays of light. So let's say this is one ray of light that passes through the lower half, and let this be another ray of light that goes through the lower half. Let this be the object AB, and these rays of light will intersect. After refraction, these rays of light will intersect at after refraction, these rays of light will intersect at 2f2. Okay, still the image is formed. This is the image formed. Okay, still the image is formed. Now
When it's written in the question, this is when lens upper half of the lens is covered. So this is when upper half the lens is covered. So this is A and this is B. Okay, now we have to mention the position nature of the image formed when the upper half of the lens is covered with the black paper. So in this case, the position of the image is at, so let me write down the position of image. So it's still at 2n. Now, and on the other side of the lens, and nature is because this ray is, this image is formed by the actual intersection of the rays. So nature of the image is real and inverted. Okay, now what is the observable difference in the image obtained if the lens is uncovered? So observable difference, so what would be the observable difference in the image? ऑब्जर्वेबल डिफरेंस क्या रहेगी उस इमेज में अगर लेंस आपका अनकवर्ड है? तो इसीलिए मैंने दोनों रे डायग्राम बनाया है, जब लेंस अनकवर्ड है और जब हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड। सो ऑब्जर्वेबल डिफरेंस ये है कि जो ब्राइटनेस ऑफ इमेज है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? सो ब्राइटनेस ऑफ इमेज विल इंक्रीज क्योंकि इस केस में ज़्यादा रेज ऑफ लाइट जो है वो पूरे लेंस में से पास होंगी, और इस केस में सिर्फ रेज ऑफ लाइट आधे पार्ट में से पास होंगी। इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा रेज ऑफ लाइट उतनी ज़्यादा ब्राइट इमेज। तो रीज़न इसका ये है कि मोर नंबर ऑफ रेज विल पास, सो मोर number of rays will pass through the lens. To the lens to form the image. ये करेंगे। ओके, अब इस क्वेश्चन में जो भी पूछा गया था, आई थिंक वी हैव आंसर्ड एवरीथिंग, so let's move on to the next question. Okay, for next question, which is question number 36, part B. An object is placed at a distance of 30 centimeter from optical center of a concave lens. So object distance जो है that is given by minus 30 centimeter. साइन कन्वेंशन के साथ, और concave lens के लिए focal length हम लेते हैं negative. We have to use the lens formula to determine the distance of the image from the optical center of the lens. So lens formula is the relation between the image distance, object distance, and the focal length. And according to lens formula, it's 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 by F. So let's put in the values. U is negative 30, it's negative 15, which becomes 1 upon V plus 1 by 30 is equal to negative 1 by 15. So 1 by V is equal to negative 1 by 15, negative 1 by 30, 15 and 30, LCM is 30. So this is negative 2, negative 1, which is negative 3 minus negative 30, negative 1 by 10. और V आ गया आपका negative 10 सेंटीमीटर। नेगेटिव इज फॉर द साइन कन्वेंशन, इसका मतलब है कि इमेज जो बनेगी वो कनकेव लेंस के सामने बनेगी। So image is formed at 10 centimeter in front of the mirror. Image is formed at 10 centimeter in front of the mirror. So let's form determine the distance of image. So सिर्फ distance ही इसमें पूछी गई है. Let's move on to next question. Okay, for last question, that is question number 39.
When electric current flows in a poorly resistive circuit, electric energy gets fully converted into heat, and which is called heating effect of current. और कितनी अमाउंट हीट प्रोड्यूस हो एच होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट रेजिस्टेंस आर और टाइम टी जितने के लिए करंट फ्लो करेगा और वो दी जाती है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जो कि होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिक आयरन सभी जो है इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं। तो हमें लिस्ट करनी है वो दो प्रॉपर्टीज ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स जिनकी वजह से हम इन्हें ऐसे हीटिंग एलिमेंट यूज करते हैं। तो पहली आपकी प्रॉपर्टी है कि इनकी रेजिस्टिविटी जो है पुअर प्योर एलिमेंट से ज़्यादा है। तो हाई रेजिस्टिविटी होती है इसका मतलब ये है अलॉयज इनकी रेजिस्टिविटी प्योर मेटल से ज़्यादा होती है इसीलिए इन्हें यूज करते हैं। दूसरी ये क्वेश्चन नंबर ए की दो प्रॉपर्टीज। दूसरी प्रॉपर्टी क्योंकि इनका टेम्परेचर हीट होने से इनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये टेम्परेचर के बढ़ने पे मेल्ट नहीं होना चाहिए तो इनका होना चाहिए हाई मेल्टिंग पॉइंट। आप लिख सकते हो दे शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ तो ये जल्दी मेल्ट हो जाएंगे एंड दैट विल ब्रेक द सर्किट। सो इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट या आप लिख सकते हो दे शुड नॉट burn or oxidize they do not oxidize at high temperature। इन दोनों में से आप कोई भी कंडीशंस इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो लिखनी आपको दो है क्योंकि वी हैव टू लिस्ट टू प्रॉपर्टीज। ओके क्वेश्चन नंबर बी में दिया है नेम द प्रिंसिपल ऑन विच एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स। इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस प्रिंसिपल का नाम है हीटिंग effect of electric current। Explain how a fuse wire is capable of saving electric appliances from getting damaged due to accidentally produced high images। जब भी when high electric current flows in the circuit accidentally मान लो सर्किट में आ गया हाई करंट कहीं से अनड्यूली हाई करंट और जैसे ही ये फ्यूज के पास पहुंचेगा किसी तरह एक्सीडेंटली सर्किट में फ्लो कर गया। जैसे ही एक्सीडेंटली फ्लो करेगा जैसे ही फ्यूज वायर के पास आएगा फ्यूज वायर जो होती है उसका होता है लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज वायर जो हो जाएगी मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने से करंट आगे नहीं जाएगा मतलब वहीं पे सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा इट ब्रेक्स द सर्किट। दिस इज हाउ द फ्यूज वायर वर्क्स। ओके नेक्स्ट है इसका और पार्ट इसमें दिया है पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 1100 वोल्ट दिस इज सी। पावर आपको दे रखी है 1100 वॉट सॉरी इट्स नॉट वोल्ट वॉट। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो टर्मिनल्स ऑफ द हीटर के बीच में है पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट की। फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट वी नो दैट P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो I हो जाएगा P बाय V। P है 1100 V है 220। ये हो जाएगा 211 टू 5 are 10 टू 5 are 10 ये हो जाएगा 11 5 are 55 तो हो जाएगा 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। ओके अब इसमें दिया है what will happen to an electric fuse operating 5 ampere connected in the circuit। तो 5 एम्पियर का ही फ्यूज लगा रखा है 5 एम्पियर का ही करंट फ्लो करेगा दैट मींस दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। जो करंट फ्लो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही फ्यूज की रेटिंग है जो कि 5 एम्पियर फ्यूज की रेटिंग है वो ही चाहिए। तो इसका मतलब नो इफेक्ट ऑन द फ्यूज ऑफ 5 रेटिंग वो आपका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा दैट इज इन अकॉर्डेंस टू द current that is flowing in the circuit so no effect on the fuse जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा it will keep working absolutely fine। Okay with this we have solved this question। I think this was the last question of physics for this set। Do like share and subscribe। Thank you for watching।